देख रहे हैं राष्ट्रवाद, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और गोरखपुर से आप ये राष्ट्रवाद का स्पेशल एडिशन इस वक्त देख रहे हैं। आज हम यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपना नामांकन का पर्चा यहाँ से दाखिल किया है। लेकिन नामांकन की तस्वीर ही कुछ ऐसी थी मानो विजय उत्सव जैसी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दी, क्योंकि बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे, मंच पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद थे। लेकिन जो अवसर था वो मात्र नामांकन का था, लेकिन उसी दौरान जो शक्ति प्रदर्शन की एक तस्वीर दिखाई दी उसे आज पूरे गोरखपुर ने देखा। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि जबरदस्त आपको लोगों की आवाजाही दिखाई दे रही है, क्योंकि मकर संक्रांति का उत्सव भी चल रहा है और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचते भी हैं, बड़ी तादाद में पहुंचते भी हैं। लेकिन आज उनके मन में एक अलग तरह की उत्सुकता थी। आज उनके मन में उत्सुकता इस बात की थी कि जो ये पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है इसके मायने क्या हैं। तो इसीलिए आज राष्ट्रवाद की ये पूरा स्पेशल एडिशन आज आपको हम गोरखपुर से दिखाएंगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे और मठ की मौजूदगी के क्या मायने हैं, मठ की राजनीति जो है, सियासत में मठ की जो जगह रही है, और अब जब पहली बार योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उससे कौन से सियासी गणित सधते हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आज राष्ट्रवाद रहेगा। लेकिन सबसे पहले आज आपको हम ये दिखाते हैं कि अपनी एक सोची समझी रणनीति के तहत जब गृहमंत्री मंच पर थे तो पूर्वांचल से उन्होंने पश्चिमी यूपी तक को साधने की कोशिश की और सहारनपुर से लेकर तमाम मुद्दों तक का जिक्र कर दिया। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, गोरखपुर में योगी जी का पर्चा डालना है, यहां से सहारनपुर तक आवाज जानी चाहिए कि भाजपा 300 पार कर रही है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आपने यहाँ पर ये पूरी जो बयान सुना गृह मंत्री का मंच से, वो मौजूद थे गोरखपुर में, लेकिन सहारनपुर तक संदेश पहुंच गया इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ से भी अगर आप इस स्ट्रैटेजी को समझें तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में अपने विजय रथ को आगे बढ़ाना और उसमें कोई कोर कसर ना छोड़ना, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन किस तरह की बाधाएं हैं जिनको बीजेपी भी समझ रही है और उसके हिसाब से कैसे कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं उस पर भी बात होगी। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी हम इस वक्त बात करते हैं। आप लोग गोरखपुर की रहने वाले हैं? हाँ जी, गोरखपुर का ही। तो अभी योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ से नामांकन का पर्चा दाखिल किया, लेकिन जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन आज दिखाई दिया उसकी क्या जरूरत है? देखिए, माननीय योगी जी जो है यहाँ के पहले भी सांसद रहे हैं और ये शहर उनका कोई नया नहीं है। काफ़ी यहाँ पर उन्होंने संघर्ष किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है यहाँ पे। और क्या नाम है, गोरखपुर जो शहर विधानसभा है, मेरा मानना है कि यहाँ से उनको कोई हरा नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ से उन्होंने बहुत सारा काम किया है यहाँ पे। और खैर, मैं अब ये ना समझिए कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। जैसे ऐसा है जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, लेकिन रख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। शहर को मतलब काफ़ी अच्छा खासा डेवलप हुआ है शहर में। लेकिन हम लोग अब ये नहीं कि बीजेपी सपोर्टर हैं चाहे सपा सपोर्टर हैं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन गोरखपुर में क्या मुझे सारे बीजेपी के सपोर्टर ही मिलेंगे, योगी जी के सपोर्टर ही मिलेंगे, या बाकी लोग भी हैं जो? देखिए, एक चीज़ आपको एक बात बताएं, मेरा नाम इकबाल अहमद अंसारी है और मैं मुसलमान मुझे कहा जाता है। और कहा जाता है कि जैसे कि यहाँ चुनाव चल रहा है, पूरे गोरखपुर में 9 विधानसभा है और मुसलमान ज़्यादातर समाजवादी और बसपा को वोट करता है, बीजेपी को छोड़ करके। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है केवल और केवल मुसलमानों को ठगने का काम करती है। जैसे कि आप देखिए कि समाजवादी पार्टी ने इस पूरे 9 विधानसभा में एक भी टिकट किसी मुसलमान को नहीं दिया। तो इनका ये जानते हैं कि मुसलमान इनका बंधुआ मजदूर है। आप इनको जो है टिकट दें ना दें,
ये वोट कहाँ जाएगा? ये सोचते हैं कि बीजेपी का डर दिखा करके क्या नाम है मुसलमान हमको वोट करेगा। मैं आपको एकदम साफ बता देना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज मुसलमान बहुत ज़्यादा नाराज है, और हम क्यों हराने का जिम्मा, हमारा सिर्फ मुसलमानों का जिम्मा हराने का है। किसी यादव, किसी कुर्मी, किसी लोहार, किसी मतलब किसी जाति विशेष का हराने का जिम्मा नहीं है बीजेपी को, केवल चलिए आप जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इस पर बाकी राजनीतिक दलों के लोग क्या सोचते हैं? हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी इस वक्त आ गए हैं, बीजेपी से हमारे साथ मनीष शुक्ला जी इस वक्त जुड़ गए हैं, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं सीधे इस वक्त रुख आशुतोष जी आपका ही करना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है गोरखपुर में, योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि है, मठ यहाँ पर मौजूद है, उनके पक्ष में लोग बोलते हुए दिखाई देते हैं, उनके समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं, लेकिन राजनीति में तो बात होगी लड़ाई की और टक्कर की। आप लोग अपना प्रत्याशी कब उतारेंगे यहाँ से, गोरखपुर से? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी चरणबद्ध अपने आवेदकों की बात करके प्रत्याशी उतार रही है, और गोरखपुर का जो चुनाव है वो छठे और सातवें के दौरान होना है, और हम लोग लगभग 5वें चरण के सभी आवेदक घोषित कर चुके हैं। तो उसी क्रम में एक एक करके हम लोग को काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही है, तो हर जिताऊ कैंडिडेट पे जो वहाँ की आशुतोष जी आपको माफी के साथ मैं रोक रही हूँ, इस वक्त लोकसभा का रुख कर रहे हैं। लोकसभा में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, एक सेकंड करते हैं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मर्तबा का विधायक हूं, 4 मर्तबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप, पड़ जाएंगे। और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को, तो देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हाँ 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है, और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके NIB की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं,
मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे एक कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेक्युलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ किठौर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। Thank you, sir. Sir, I endorse with the feeling of Mr. Owaisi. Incident took place at the UP port convoy of Owaisi. It is highly condemnable and at the same time it is very sad also. I also urge upon the government to take swift action to find out the culprits and bring them before the law. We should allow that the thing should not be in this way. Okay. Because of course there may be different opinions, but we should not go to this आप बोलना extent. साहब, ये पूरे सदन की भावना है कि हमारे मित्र, हमारे सांसद भाई और अजीज दोस्त सही सलामत आए हैं और उनकी तबीयत और ठीक ठाक से वहां से निकले, इसके लिए हम सब भगवान का धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी तो आप संसद से असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे। कल मेरठ में उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, गोलियां चली और इसी बात को लेकर आज उन्होंने सदन में जब स्टेटमेंट दिया तो वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो देश के संविधान में भरोसा नहीं करते, बुलेट पर करते हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ब्रीच का जिक्र किया कि जिस दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेल लगी थी तो मैंने उसकी आलोचना की थी, निंदा की थी, लेकिन अब ये जिस तरह की घटना हुई है इसका जवाब दिया जाएगा बैलेट से। सदन को अवगत कराएंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं एक विषय आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि सदन के अंदर और सदन के बाहर अध्यक्ष पीठ पर की जाने वाली टिप्पणी इस सदन की मर्यादा के लिए उचित नहीं है। यह सदन की मर्यादा उच्च कोटि की है जिसका सभी माननीय सदस्य सम्मान करते हैं। आसन का प्रयास रहता है कि सदन पर जो भी सभापति वो निष्पक्ष रहे, निष्पक्षता से काम करता है, नियम प्रक्रियाओं से संचालित करता है सदन को, और अध्यक्ष पीठ पर बैठने वाला माननीय सदस्य या माननीय सदस्या को अध्यक्ष के रूप में निहित सारे संवैधानिक
अधिकार प्राप्त होते हैं। मेरा आग्रह है कि आसन के बारे में किसी प्रकार की टिप्पणी न सदन के अंदर करना चाहिए, न सदन के बाहर करना चाहिए, न माननीय सदस्यों को करना चाहिए, न किसी और व्यक्ति को सामान्य रूप से कभी भी सदन के बारे में या सदन के आसन के बारे में टिप्पणी न करना ही उचित रहेगा। यही हमारे संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा है। मुझे आशा है कि आप सब इस पर सहमत होंगे। मैंने पिछले दिनों घटी घटनाओं पर विशेष रूप से संज्ञान लिया है और इसको गंभीरता से लिया है। मैं माननीय सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम सदन के बाहर तो आसन पीठ पर सोशल मीडिया और मीडिया पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। आप यहाँ के सदस्य हैं, कभी आसन से आपकी कुछ तकरार हो सकती है, कुछ बात हो सकती है, आप मुझे चेंबर में आकर बता सकते हैं, वहाँ मैं आपकी बात सुनूंगा। ये चेंबर भी आसन पीठ का ही एक हिस्सा है। मैं सभी माननीय सदस्यों का हमेशा सम्मान करता हूँ। तो असदुद्दीन ओवैसी ने आज जो सवाल सदन में उठाए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी थी तो उसकी आलोचना विपक्ष ने की थी, लेकिन क्या बाकी लोगों की जान की कीमत नहीं है और हम बैलेट से जवाब देंगे। संविधान पर कौन लोग हैं जो विश्वास नहीं करते और बंदूक का गोलियों का सहारा लेते हैं। तो उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि मुझे Z कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने आज सदन के सामने जो पूरी ये तस्वीर रखी, अब गृहमंत्री इसका जवाब देंगे सोमवार को। तो आपको सदन से हम लगातार ये तस्वीर भी इस वक्त दिखा रहे हैं और वहाँ पर स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने भी जो बातें रखी, उन्होंने यही कहा कि जिस तरह की भी टकराव की स्थिति अगर सदन में हो, लेकिन आसन पर इस तरह की टिप्पणी से कम बचना चाहिए। पार्लियामान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहां पर ये बात कहना चाहूंगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुख्तलिफ प्रदेश में इख्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अजाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप, तीनों पड़ जाएंगे। और सर, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी, आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर, चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं, दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां, 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है,
और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस दो भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए सर। मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं। तो आप असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर लोकसभा से सुन रहे थे, उन पर जो हमला हुआ उसकी वो पूरी जानकारी और सवाल सदन के सामने उन्होंने रखे। अब इस पूरे मामले पर गृहमंत्री सोमवार को जवाब देंगे, तो नजर इस बात पर भी रहेगी कि गृहमंत्री अब क्या बोलते हैं। लेकिन लौटते हैं अब आज राष्ट्रवाद में डिबेट के मुद्दे पर। आज हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं डिबेट में लगातार कि जिस तरह की आज की परिस्थिति गोरखपुर में दिखाई दी, नामांकन आज योगी आदित्यनाथ ने यहाँ से दाखिल किया, क्या गोरखपुर के जरिए पूर्वांचल को साधने की ये पूरी तैयारी है और न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ों को और मजबूत करने के लिए कम से कम चुनावी माहौल में प्रयास बीजेपी करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आज टॉप लीडरशिप यहां पर मौजूद थी। तो बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। बीजेपी से मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से रोशनी कौशल जायसवाल हमारे साथ हैं और अभिजीत अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा जी, मैं फिर एक बार आपके पास ये सवाल लेकर आ रही हूँ। गोरखपुर से तो योगी आदित्यनाथ ने पर्चा दाखिल कर दिया, 18 साल में पहला कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा का रुख करेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी क्या उन्हें वॉकओवर देने के मूड में है? नहीं मीनाक्षी जी, मुझे नहीं लगता कि मैंने पहले भी बोला कि समाजवादी पार्टी किसी तरीके के वॉकओवर देने के मूड में नहीं है और समाजवादी पार्टी किसी भी सीट में कहीं भी वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। वो सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से दमखम के साथ में मैदान में है और हमारी समाजवादी पार्टी में लगातार पहले चरण के, दूसरे चरण के, तीसरे और चौथे चरण के उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। क्रमानुसार जिस चरण के जिनकी डेट आ रही है नामांकन की और लोगों को बता दिया गया है किसको लड़ना है, उसकी तैयारियां हो रही हैं। सोशल मीडिया और लोगों के माध्यम को तुरंत बता दिया जाएगा। तो एक एक क्रम के अनुसार हम लोग अपने काम कर रहे हैं। एक रणनीति है, उस रणनीति के हिसाब से चुनाव जैसे लड़ा जाता है वैसे तैयारियां हो चुकी हैं और आपको भी लोग मिलते जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का हर जगह बोलबाला है, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में कर लें, चाहे आप शहरों में क्षेत्र, समाजवादी पार्टी के लोग वहां खड़े हैं, वहां दिख रहे हैं। और सवाल तो ये होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जो पहले से 15 साल के वहां के सांसद रहे हैं, जो इस बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो जब वो मथुरा से लड़ने जा रहे थे फिर अचानक वो अयोध्या चले गए और अयोध्या से जाने के बाद उनको गोरखपुर तक किसने ढकेल दिया वापस? ये सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि उनको वापस में अपनी जमीन पे भागना। ठीक है मनीष शुक्ला जी, कयास तो बहुत थे, मथुरा, अयोध्या, लेकिन आखिरकार अपनी कर्म भूमि से ही योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में है, गोरखपुर से। लेकिन मेरे सवाल एक लाइन और आगे का है और सवाल ये कि आज गोरखपुर से जब वो नामांकन भर रहे थे तो नामांकन से तस्वीर आगे किसी विजय उत्सव की दिख रही थी, क्या जरूरत थी इतने शक्ति प्रदर्शन की? देखिए, दो बातें आपने पूछी। एक तो वो कहाँ से लड़ने वाले थे, ये बातें तो हमने आप ही लोग के माध्यम से हम लोगों ने सुनी, मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म से सुनी। न स्वयं मुख्यमंत्री जी, न पार्टी ने और न ही किसी प्रवक्ता ने कभी कहा कि मुख्यमंत्री जी कहाँ से लड़ने वाले हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि अखिलेश यादव जी ने जरूर कहा था कि आजमगढ़ की जनता से पूछ के हम बताएंगे सीट कहाँ से लड़ेंगे। आजमगढ़ की जनता ने कहा यहाँ मत आना, नहीं तो बाहर वापस भेज देंगे, क्योंकि कोरोना काल में आप महलों में सोते रहे, ट्विटर की चिड़िया उड़ाते रहे। अगर आजमगढ़ आए तो जमानत जब्त कर देंगे, उनको छोड़कर भागना पड़ा, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा था। और रहा सवाल नॉमिनेशन का, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके नॉमिनेशन में, उनके नामांकन में देश के गृह मंत्री जी आए, धर्मेंद्र प्रधान जी और तमाम लोग आए। और निश्चित रूप से गोरखपुर की जनता, जहां वो लगातार सांसद रहे इतने दिनों तक, तमाम विकास के काम, और जब पूरा पूर्वांचल, गोरखपुर सहित पूरा पूर्वांचल इंसेफेलाइटिस से तंग था, तो अकेले वो व्यक्ति थे जो संसद में आवाज उठाते थे। और तब मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी और मायावती जी, जो लोग मुख्यमंत्री थे, सोते रहते थे, जो नौनिहाल कालकल्पित होते थे, उनके लिए उनके मन में चिंता नहीं थी, कोई संवेदना नहीं थी, तो अकेले मुख्यमंत्री जी उस समय सांसद के रूप में लड़ते रहे। तमाम बार जब इन सत्ता के लोगों का दमन चक्र चला गोरखपुर वालों के ऊपर, तो वो ढाल बन के खड़े हुए थे। तो निश्चित रूप से उनके नामांकन में वहां के लोग उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं। और एक बार फिर मनीष जी, आप जो बातें कह रहे हैं, आपके
आप जो बातें कह रहे हैं, देखिए चर्चा तो इस बात की भी है, राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की भी है कि योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपकी नजर उन तमाम सीटों पर भी है जिन पर असर सीधे सीधे मटका रहता है। पूर्वांचल में जड़ें किसी भी तरह से कमजोर ना हो पाए, इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी में आपको कुछ चिंता के बादल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए पूर्वांचल में कम से कम जड़ें किसी तरह से कमजोर ना हो, तो उसके लिए प्रयास थे। लेकिन मेरी कोशिश है कि जितने भी दर्शक आज कार्यक्रम देख रहे हैं उनको हम गोरखपुर की जनता का सियासी मिजाज भी साथ साथ बताते रहें। तो मठ में इस वक्त भजन बज रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नमस्ते सर, कैसे हैं? अच्छे। मैंने देखा कि आज जब नामांकन के लिए पूरे समर्थक और पूरा जुलूस यहाँ पर मौजूद था, तो उनमें से आप भी थे और अपनी मधुर आवाज में आप जो है योगी जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे थे, क्योंकि अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच के कारण कभी विकलांग शब्द से लोगों को अपमानित शब्द लगता था, तो विकलांगों को दिव्यांग जन शब्द कह के प्रधानमंत्री ने नवाजा। उनके लिए हृदय से सारे दिव्यांग उत्तर प्रदेश ने, पूरे भारत का उनका आभार व्यक्त करते हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आते ही हम लोगों की पेंशन जो थी वो 1000 रुपये की, और लगभग में 5 महीने की एडवांस पेंशन दी चुनाव से पहले। इसलिए हम उनसे तन मन धन से खुश हैं और उनके चुनाव के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम जा रहे हैं। दिव्यांग और उनके परिवार जनों का वोट बैंक मजबूती के साथ योगी आदित्यनाथ को मिलने वाला है। गीत आप गा रहे थे आज, वो आपने खुद तैयार किया, खुद लिखा है या तैयार किया था? गुनगुना दीजिए। आज सारे दर्शक आपको टाइम्स नाउ भारत पे अभी देख रहे हैं, क्योंकि आपका अंदाज बड़ा ही डिफरेंट था, हमने देखा आज हम तुम्हें इतना वोट करेंगे, हम तुम्हें इतना वोट करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। याद तुम्हें हम करके सोए, याद तुम्हें हम करके सोए, नाम तुम्हारा हम लेके जागे, के सारा भी पछू रह गया पीछे योगी अपनाएंगे। अब दुनिया में हम न डरेंगे, अब भारत में हम न डरेंगे, अब यूपी में हम न डरेंगे, के लोग हमें याद करेंगे, के लोग हमें याद करेंगे। ना कोई डरना ना कोई गम, और दिल में हमेशा वोट का मौसम। वोट करेंगे, चोट करेंगे। चोट किस पे करेंगे? वोट करेंगे। चोट किस पे करेंगे? कमल के फूल पे। कमल के फूल पे चोट करेंगे? नहीं, वोट। अच्छा, वोट चोट विपक्ष पे करनी है मुझे। आप मुझे देखिए, ये जो है ये प्रशंसकों का यहाँ पर मिजाज है। और रोशनी जी, सवाल लेकर आपके पास आ रही हूँ। देखिए, यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक है, प्रशंसक है गोरखपुर में, खुले दिल से कह रहे हैं कि विपक्ष को चोट करेंगे और कोई टक्कर में है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है? और सवाल इसलिए भी कि योगी आदित्यनाथ तो पूरे अपने दल बल के साथ उतर गए हैं मैदान में, लेकिन विपक्षी दल जो है, क्या वो उन्हें क्लीन स्वीप देने के मूड में है? अभी तक ना प्रत्याशी घोषित हुआ है, ना ये समझ आ रहा है कि ये लड़ाई अगर परसेप्शन की भी है, तो ऐसे में उस परसेप्शन के मामले में भी आप कहाँ खड़े हैं? रोशनी जी। यही गोरखपुर की जनता अभी कुछ दिन पहले बाढ़ से पीड़ित थी, नाव चल रही थी गोरखपुर में। इसी गोरखपुर की जनता से आप पूछ सकते हैं, सबूत के साथ वो आपको पिक्चरें दिखाएंगी कि कुछ महीने पहले क्या सीन था। जिस शहर के योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिस शहर की जिम्मेदारी दी गई है, उस शहर में बाढ़ में नाव चलती है, कोई भी सुख सुविधा नहीं है। और अगर हम बात करें कोरोना की, जैसे कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोरोना की बातें कर रहे थे कि कोरोना में भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, विपक्ष नहीं दिख रही थी। भारतीय जनता पार्टी दिख रही थी, लेकिन एसी कमरों में दिख रही थी। जनता को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उनके जनप्रतिनिधि की, तो ये सब के सब क्वारंटाइन थे। योगी जी ने बसों को रोक दिया था, जो हमारे नेता आदरणीय रोशनी जी, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं तो सवाल आज गोरखपुर को लेकर आपसे कर रही हूँ ना। देखिए, कल योगी आदित्यनाथ ने अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रख दिया
वो ये कह रहे हैं कि हमारे दौर में प्रति व्यक्ति आय 40-45 हज़ार रुपए प्रति वर्ष जो एक होती थी वो बढ़कर 90 हज़ार तक जा पहुंची। हमने उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को देश में दूसरी इकोनॉमी बना दिया। उन्होंने तो कल पूरा रिपोर्ट कार्ड रख दिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी को ये दिखता है कि काम नहीं हुआ, वो काम के मामले में फेल है, तो गोरखपुर में उनके सामने कौन चुनाव लड़ रहा है, टक्कर कौन दे रहा है? नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, एनसीआर के आंकड़े अगर हम उठा के देखेंगे, रोशनी जी, मैं आज आपसे ये पूछ रही हूँ, उत्तर प्रदेश महिला रोशनी जी, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ठीक है आपकी नाराजगी जिस बात पर है, रोशनी जी सुनिए तो सही ना, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, यानी जो विरोधी हैं वो मैदान में क्यों नहीं है? टक्कर तो लीजिए, टक्कर में क्यों नहीं है आप लोग, ये पूछा है मैंने आपसे। हाथरस की बेटी, दलित बेटी जब आवाज उठा रही थी, जब उसके साथ बलात्कार हुआ था, तब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उसके साथ खड़ा नहीं हुआ था। अरे रोशनी जी, चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी लड़ रही है। आप जनता के मुद्दे उठा रही है, लेकिन चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव जनता, गोरखपुर से प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव। हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी जिस तरह से महिलाओं के मुद्दे उठा रही है। अरे गोरखपुर से चुनाव कौन लड़ेगा प्रियंका? अरे गोरखपुर से चुनाव कौन लड़ेगा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर? गोरखपुर से कौन लड़ेगा चुनाव? गोरखपुर से अभी बहुत जल्द आपके सामने होंगी। अभी तो लिस्ट में बहुत सारे नाम आने बाकी है। कांग्रेस पार्टी ने अभी डिसाइड नहीं किया है बहुत सारे नाम। और चलिए ठीक है, योगी जी की चलिए ठीक है। अवनीजेश जी देखिए, आज जो तस्वीर हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ले लिया, आपका पॉइंट ले लिया रोशनी जी। अब मैं अगले मेहमान की तरफ जा रही हूँ। अवनीजेश जी, आज जब हम सुबह से लेकर दोपहर तक यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और नॉमिनेशन को जिस तरह से एक इवेंट की सूरत में आज बीजेपी ने प्रदर्शित यहाँ पर किया, योगी आदित्यनाथ के दाएं बाएं जो लोग खड़े थे वो केंद्र की टॉप लीडरशिप के बड़े नेता हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्यों जरूरत बीजेपी को आज इस शक्ति प्रदर्शन की थी? क्या मैसेज यहाँ से उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को बीजेपी ने दिए हैं? मीनाक्षी जी, बड़ी साफ सी बात है, आप तो वहीं पर है ग्राउंड रिपोर्ट में। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने रूम्स में बैठे हुए, अपने अपने घरों में बैठे हुए। आपको बिल्कुल साफ, आपने जितने भी लोगों से पूछा वहां पर आपको यथार्थ दिखाई दे रहा होगा। 2017 से पहले पूरे गोरखपुर में, पूर्वांचल में जापानी बुखार के नाम पर बच्चों की मृत्यु होती थी हर वर्ष जुलाई अगस्त में। कहीं कोई किसी तरीके का कोई ध्यान नहीं देता था। आज क्या हालत है? आज गोरखपुर में वो यूरिया की फैक्ट्री शुरू हुई 30 साल बाद, 30 साल तक नहीं शुरू हुई। आज गोरखपुर में एम्स है, पूर्वांचल एक्सप्रेस है, ये सब कुछ है। और ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ आप जब अपने वहां के स्थानीय निवासियों से पूछ रहे थे तो वही बता रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जब वो मथुरा से लड़ने की बात कह रहे थे तो कह रहे थे कि देखो जी गोरखपुर से भगा दिया, गोरखपुर में हारने का डर है। आज वो कह रहे हैं कि वापस अपने घर चले गए। ये परसेप्शन, ये आप बोलते रहिए ना यहाँ बैठ करके। जिस व्यक्ति ने ये कहा हो कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, उसके वक्तव्य पर, जिसको 160-70 करोड़ लोगों ने लगवाया इस देश में, पूरी दुनिया के लोग मांग रहे हैं उस वैक्सीन को, जिस व्यक्ति को इतनी भी समझ नहीं है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है या नहीं है, उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का हक है क्या? जिसने महामारी के समय में ये कहा मैं तो नहीं लगवाऊंगा, आप भी मत लगवाना जी। ये महत्वपूर्ण बात है। उस महामारी में एक जिलों में गोरखपुर, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी घूमे हैं, सबने देखा है। खुद जब कोरोना पॉजिटिव हुए, क्वारंटाइन के बाद तत्काल बाहर गए। पिताजी की मृत्यु हुई, पिताजी की मृत्यु के बजाय वे वहां पर पूरे उत्तर प्रदेश के 64 जिलों में पैदल एक जगह घूमे, कहाँ किस चीज की जरूरत है। आज इस चुनाव प्रचार के दौरान भी अगर उनको लगा तो अलीगढ़ जाकर के उन्होंने हॉस्पिटल का दौरा किया कि यहाँ पर किस चीज की जरूरत है। ये होती है जनप्रतिनिधि की वास्तव में जो उसकी जिम्मेदारी है, दायित्व, वो उन्होंने निभाया है। एक बात, आखिरी बात कहूंगा कि कांग्रेस के बारे में तो बस इतना कहना है कि कांग्रेस को ये देखना है कि प्रियंका वाड्रा के आने पर क्या कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ता है या घटता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर और घटता है तो वो भी फ्लॉप, अगर बढ़ता है चलिए 10 मार्च को, ठीक है अवनीश जी, 10 मार्च को ये तस्वीर भी क्लियर होगी। ठीक है सर, 10 मार्च को ये तस्वीर भी क्लियर होगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी रविकांत भी इस वक्त मौजूद है। रविकांत, आज पूरे दिन जब हम देख रहे थे कि नॉमिनेशन किस तरह से फाइल हुआ, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाई दिया, उस शक्ति प्रदर्शन की तस्वीर हमने योगी आदित्यनाथ के गृह क्षेत्र में देखी, जो उनकी कर्म भूमि रही है और जहां से उनकी हारने की संभावनाएं किसी को कोई संशय किसी के जहन में इसको लेकर नहीं है। लेकिन आज हमने देखा कि बीजेपी ने एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। मंच से हम देखते हैं कि अमित शाह
पूर्वांचल में गोरखपुर में मौजूद रहते हुए सहारनपुर की याद दिला देते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि वो सारे कयास जो विरोधी ये कह रहे थे कि शायद अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ मन मुटाव है, लेकिन आज की तस्वीरों ने उन तमाम कयासों पर भी एक विराम लगा दिया है। लेकिन ये जो पूरी प्लानिंग आज के दिन को लेकर थी, नॉमिनेशन को एक इवेंट में बदल देने की, इसके पॉलिटिकल मायने चुनावों में क्या जा रहे हैं? गोरखपुर के जरिए पूरा पूर्वांचल और देखिए मीनाक्षी, इस कार्यक्रम को भव्य और बड़ा बनाना प्राथमिकता थी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये नामांकन मुख्यमंत्री का था और इस इवेंट को हाई प्रोफाइल बनाना था। इसीलिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली से चल कर आए और आपने देखा कि जब तक नामांकन खत्म नहीं हुआ वो योगी आदित्यनाथ के साथ थे। और इस मठ की महत्ता है, इसीलिए कलेक्ट्रेट से सीधे निकलकर केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ भी आए, पूजा अर्चन किया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और जो बीजेपी की प्राथमिकता है प्रचार में कि किसी तरीके से एक वर्ग को पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए जब मंच से उन्होंने सहारनपुर का नाम लिया तो आप समझ सकते हैं कि ये बात उन्होंने क्यों कही। कुछ दिनों पहले वो खुद सहारनपुर में थे। अगर ध्रुवीकरण होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। और योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो हिंदुत्व की है, कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की है। ऐसे में हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, एकजुट करने के लिए ये एक रणनीति के तहत बयान दिए जा रहे हैं। उन्होंने मंच से 3 लोगों का नाम लिया। उन्होंने आजम खान का नाम लिया, मुख्तार अंसारी का नाम लिया, अतीक अहमद का नाम लिया। वो इसलिए क्योंकि इस एरिया में जो गुंडागर्दी थी, माफिया थे, जो अवैध ज़मीनों पर कब्जा करते थे, उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने इनको सलाखों के पीछे भेजा। अगर आप लोगों ने सोच समझकर वोट नहीं किया तो वही गुंडा राज आएगा। संकेत बिल्कुल साफ हैं कि इस एरिया में भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर और जो एक्शन लिए गए माफियाओं के खिलाफ उसके दम पर वोट मांग रही है। चलिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात जरूर इस बारे में करेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं कि बीजेपी अपनी कैंपेनिंग में बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था पर हमने काम किया, कानून हमने ज्यादा टाइट किया है अगर हम अखिलेश यादव के राज से तुलना करें तो। आप क्या मानते हैं? मैडम, मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, जिला जालौन से, और कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है हमारे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ों में आता था। जब से योगी जी की सरकार आई है, हमारे यहाँ बहन बेटियाँ रात में 2 बजे जाने के कोई परहेज नहीं है, निसंकोच जाती हैं रात में 2 बजे भी। जब यहाँ पे सपा सरकार थी तब आदमी हमारे यहाँ 5 बजे नहीं जाता, क्योंकि बिहार का इलाका है हमारा, चंबल बोला जाता है। योगी आदित्यनाथ के विरोधी हैं, वो तो ये कहते हैं ना कि हाथरस जैसी घटना हुई, उन्नाव जैसी घटना हुई, तो फिर कैसे बेटियों के लिए सुरक्षित? नहीं, वो अपनी अपनी सोच है, लेकिन वो इस दल के विरोधी लोग हैं वही सोचते हैं। जो इसकी नीतियों को जानते हैं वो इनके सपोर्ट करते हैं, योगी जी के साथ चलते हैं। कितनी बदली है कानून व्यवस्था यहाँ पर? अच्छी बदली हुई है, पहले से बेहतर हुई है। 100% हो गई मैडम। आपको बताएं, मैं अपना बुंदेलखंड से हूँ। जो बुंदेलखंड से आए हैं? 2-3 लोग आए हुए हैं, नामांकन के लिए आए हुए थे, जालौन से हैं। ये जो कानून व्यवस्था की बात आम जो पार्टियां कर रही ना, 5 साल योगी सरकार के पहले इनके देखो निकाल के रिकॉर्ड, तो पता चल जाएगा कि इनके में क्या हो रहा था। डकैतों से बड़ा बहड़। लेकिन विरोधी तो ये बात भी कहते हैं ना कि ये जो है ये ठोक दो सरकार है, कि ठोक दो। ये बात बार बार अखिलेश यादव मंच से अपनी स्पीचेस में कहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सरकार है हम लोगों को बहुत मतलब मिला है इससे। हाँ, इससे बहुत मिला है और फिर एक बार हम लोग योगी सरकार बनाएंगे। देखिए, जिस तरह के रिएक्शंस जनता के बीच से भी निकल कर आते हैं, आशुतोष जी, बेशक आज यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक भी हैं, बीजेपी के समर्थक भी हैं, लेकिन ये लोग गोरखपुर के रहने वाले भी हैं, निवासी भी हैं, जो इनकी जिंदगी जो बदली है उस बात का जिक्र करते हैं। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्लानिंग पूरी कर रखी है कि हमें कैसे मैदान में उतरना है। जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि वो करहल से लड़ने जा रहे हैं, तो बीजेपी ने बेशक करहल में सबसे बड़ी गढ़ में कहूँ अगर अखिलेश यादव के लिए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ करहल है, लेकिन बीजेपी ने उसे क्लीन स्वीप नहीं करने दिया। उन्होंने वहां पर अपना एक मजबूत प्रत्याशी उतारा जो केंद्र में मंत्री हैं, जो आगरा से लगातार सांसद रहे हैं, वहां उनका प्रभाव है, मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं, 11 साल तक तो समाजवादी पार्टी में रहे हैं, बघेल साहब को उतारा मैदान में। तो ऐसी टक्कर, ऐसी तैयारी, अगर परसेप्शन की भी मैं बात करूं, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं दिखाई दे रही? या जनता के मन में, उत्तर प्रदेश की जनता के मन में भी सवाल है। देखिए मीनाक्षी जी, अगर आप यही इंटरव्यू करहल में इस समय कर रही होती और शायद आपने नहीं किया, तो आपको कहीं ऐसे ही आपको समाजवादी पार्टी के लिए भी लोग मिलते और बोलते हम समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, लेकिन किस तरीके से अखिलेश यादव के लिए उनकी जो फैन फॉलोइंग है वहां दिखती।
लेकिन खैर आपने वो इंटरव्यू वहां नहीं किया और आपने गोरखपुर के मठ में किया, जहाँ के 15 साल के वो सांसद हैं और जहाँ के वो मुख्यमंत्री जहाँ से चुन के गए हैं। रही बात अब बात की कि समाजवादी पार्टी की बात है, जहां तक समाजवादी पार्टी ने जब अपना प्रत्याशी घोषित ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकती हैं कि हमने ये वॉकओवर दे दिया है? हमने तो अभी घोषित ही नहीं किया है प्रत्याशी। तो ये तो अपने आप में स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि हमने कहीं को सुनिए आशुतोष जी, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है आशुतोष जी, एक बात सुनिए मेरी। मैंने जिन लोगों से बात की, मैंने आपको कहा कि वो योगी आदित्यनाथ के प्रशंसक है, समर्थक हैं, लेकिन गोरखपुर के रहने वाले भी हैं, ये मैंने आपको कहा। जब मैं करहल जाऊंगी, मुझे पता है कि वहां पर आपके लोग मुझे मिलेंगे और जो अखिलेश यादव को पसंद करते होंगे उनके समर्थक होंगे, मैं मान रही हूँ इस बात को। लेकिन मेरा सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे तो बहुत पहले ही अनाउंस हो चुका है, आज उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया, इतना समय क्यों लग रहा है आपको? ये भी तो सवाल जहन में आएगा ना। अगर ये परसेप्शन की लड़ाई है, आपको भी तो अपने मजबूत कैंडिडेट को मैदान में उतारना चाहिए ना। इतना वक्त क्यों लग रहा है? कंफ्यूजन कहाँ है? नहीं, कंफ्यूजन ये है कि मीनाक्षी जी, अगर कोई व्यक्ति, अखिलेश यादव तो मैनपुरी से भी चुनाव जीते हैं, अखिलेश यादव सांसद आजमगढ़ से भी हैं, अखिलेश यादव इटावा से भी लड़ सकते थे, अखिलेश यादव तो करहल। एक विपक्ष के नेता ने हर जगह से पूरब से लेकर पश्चिम तक वो चुनाव लड़ दे रहा है और वहां से एक जगह सांसद और दूसरी जगह से वो विधायकी लड़ने जा रहा है। सवाल तो उससे उठना चाहिए जो 15 साल से वहां सांसद है और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के होने का दावा कर रहा है और छुप गए, वापस अपने घर भाग गया। तो अपने घर में तो हर आदमी राजा होता है, तो सवाल तो उससे पूछना चाहिए ना। सवाल आप विपक्ष से पूछ रही हैं। ये सवाल ही अपने आप में कि आप डर के योगी जी वापस वहीं क्यों भाग गए जहाँ से आप सांसद हैं? आप उत्तर प्रदेश के हैं ना। नहीं तो आशुतोष जी मेरी बात सुनिए आशुतोष जी, यही सवाल तो फिर अखिलेश, जो आप बात कह रहे हैं आपने अपने ही बात में अपना जवाब दे दिया, यही बात तो फिर अखिलेश यादव जी के लिए भी उठेगी ना कि वो भी राज्य में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, करहल से ही क्यों लड़ रहे हैं? कहीं और से भी तो लड़ सकते थे। मैं ये सवाल मनीष जी से पूछूंगी तो आशुतोष जी, आपसे तो समाजवादी पार्टी से जुड़ा सवाल पूछूंगी ना, वो सवाल मनीष जी से पूछूंगी। लेकिन देखिए यही तो सवाल है ना, जब परसेप्शन की बात आ रही है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लड़ते हैं तो आप कहते हैं कि अपने घर चले गए, लेकिन अखिलेश यादव करहल से लड़ते हैं तो उस पर आप कहते हैं कि नहीं वो तो जो है टक्कर दे रहे हैं और ऐसी बातें हैं। लेकिन मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए, जो मनीष आरोप लगाए। देखिए मीनाक्षी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 15 साल नहीं 24 साल वहां सांसद 20 साल सांसद रहे, 20 साल वो सांसद रहे। और देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकतंत्र में आप जहां से सांसद हैं और लगातार वहां लड़ने के लिए जा रहे हैं, यानी आपको अपने कामों पर भरोसा है, अपनी जनता पर भरोसा है। अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम आजमगढ़ की जनता से पूछकर बताएंगे कि कौन सी सीट चुनेंगे। आजमगढ़ की जनता ने उन्हें निगेटिव जवाब दिया, उन्हें कहा कि आप देखिए इस तरह से डिबेट ठीक नहीं है। देखिए वहां की जनता ने कहा क्योंकि आपने कभी सुख दुख में साथ नहीं दिया, विकास पर ध्यान नहीं दिया, तो आप अगर आजमगढ़ आओगे तो आप जमानत जब्त करा के जाओगे और जमानत जब्त करा के जाओगे। इसलिए वो भागकर उस पिताजी के कॉलेज के बगल में गए जिन पिताजी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को इन्होंने जबरदस्ती जवाब देने दीजिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, उसको जबरियन इन्होंने कब्जा किया था। मुलायम सिंह यादव जी जहाँ के अध्यापक थे जैन इंटर कॉलेज करहल के, वहां इनको जाने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि इन्होंने जब इनको मुख्यमंत्री बनाया इनके पिताजी ने तो ये सत्ता हार गए। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से बने हैं ये, तब से चाहे 2017 हो, चाहे 19 हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, एक भी चुनाव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में नहीं जीती। यानी अध्यक्ष के रूप में फेल, मुख्यमंत्री के रूप में फेल और बेटे के रूप में फेल, फिर उसी पिता की शरण में गए हैं। मीनाक्षी जी सर, अब वही बात है ना मनीष जी, फिर आप फूलपुर गोरखपुर आपके हाथ से भी निकल गया था ना एक बार। देखिए मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रही हूँ, मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रही हूँ, समाजवादी पार्टी ने मैं बड़ी पिक्चर की बात कर रही हूँ। एक सेकेंड देखिए मनीष शुक्ला ये बताना भूल गए हैं कि ठीक है, एक सेकेंड सर सुनिए ना। देखिए आज मैं भी स्टूडियो में नहीं हूँ, बाहर हूँ,
तो ऑडियो वीडियो में सब में थोड़ा सा दिक्कत होती है। आज मैं भी स्टूडियो में नहीं हूँ, तो प्लीज़ ज़रा पेशेंस के साथ हम एक दूसरे को सुने ताकि तकनीकी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। रोशनी जी, कल एक तस्वीर की बहुत चर्चा थी, बल्कि इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि कल दो बातों की सबसे बड़ी चर्चा थी। एक तो ये कि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से नामांकन भरने वाले हैं, और दूसरा सवाल ये, दूसरी तस्वीर की चर्चा ये थी जब प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आमने सामने आ गए और उसे सोशल मीडिया पर ये कहकर प्रचारित किया गया तहजीब की तस्वीर। तहजीब की तस्वीर तो ये है, लेकिन इसके सियासी मायने क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ निकलने वाले हैं? भीतर ही भीतर क्या कुछ खिचड़ी पक रही है? लोग ये जानने में भी बड़ा उत्सुक हैं। और गोरखपुर में अभी तक कोई कैंडिडेट अनाउंस नहीं हुआ है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच? देखिए, तहजीब के साथ साथ ये लोकतंत्र की भी बहुत ज्यादा खूबसूरत तस्वीर थी कि किस तरह से विरोधी दल एक दूसरे को अचानक से मिलकर अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जहां एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं लोग और ये लोग सामने से एक दूसरे को हाथ हिलाते दिखे, जो कि लोकतंत्र की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर मानी जा रही थी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से ये कहना चाहती हूँ कि इसी तरह का लोकतांत्रिक देश बनाना चाहती थी कांग्रेस। आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से कहीं ना कहीं ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई चीजें दूर होती जा रही हैं हमारे देश से। मैं चाहती हूँ कि लोकतंत्र की ये खूबसूरत तस्वीर से लोगों को कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए। मीनाक्षी जी, मुझे जवाब देने का आप भी इसे लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर मानते हैं क्या? आ रही हूँ, आऊंगी। अवनीश जी, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर मानते हैं आप इसे, जैसे रोशनी जी कह रही हैं? ये जो इस खूबसूरती का रहस्य तो आपको मालूम है ना कि करहल से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और अमेठी और रायबरेली से समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती। यह है इस लोकतंत्र की खूबी जिसको आज बताया जा रहा है। दोनों एक ही सोच के, एक ही विचार के, एक ही तरीके के साथ साथ ले हैं। 2017 में ये इलेक्शन लड़ भी चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। सामने आमने थे, तुमने कहा हाँ भाई ठीक है, मेरे खिलाफ तुम नहीं और तुम्हारे खिलाफ मैं नहीं। ये है जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका, यथार्थ ये है इसका। ये लोकतंत्र की ये खूबी है। चलिए, अब देखिए, जिस तरह के भी समीकरण, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, नतीजा तो जनता को तय करना है। 10 मार्च का इंतजार सबको है, लेकिन पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, जिसमें अब कुछ ही दिन शेष है। लेकिन गोरखपुर की सीट, जो उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है, वहां से योगी आदित्यनाथ ने जब पर्चा दाखिल किया, मतदान उस पर छठे चरण में है, लेकिन पर्चा जब आज दाखिल हुआ तो एक अलग तरह की तस्वीर दिखाई दी। अब देखना ये होगा विरोधी इससे कैसे टक्कर लेते हैं और मैदान में योगी आदित्यनाथ के सामने किसको उतारते हैं। बहरहाल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त हमारे